नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय क्षमाद्यर्पिकाय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय। भारत माता की जय। सविंधु सिंधु सुस्थल तरंगरंजितम जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम बोले नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, बात नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम वनत् समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लय महाभय म्रकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तदैव मे भयं
त्वदम्बु विक्षितं यदा न कण्डसूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखमर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष किन्नराम रासराजि पूजितं सुलक्ष्मीरतीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्ममादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदर्घतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश। मैं सीधा भाई साहब को मंच सौंपूंगा। हमारे आज इस सुधी श्रोताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे राष्ट्रीय विचारक आदरणीय श्री के गोविंदाचार्य जी को मैं सीधा मंच सौंपता हूं कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय गोविंदाचार्य जी, हम उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। एक बार जोर से बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की।
ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंच पर शोभायमान माननीय अध्यक्ष समेत सभी विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथी, अभी नर्मदा जयंती का अवसर सामने से ही तो गुजरा है। नर्मदा जी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। हमारे देवस्वरूपानंद जी तो और अच्छी तरह बता पाएंगे। मैं कुछ और कह रहा हूं। हमारे देश में नदियों का, पहाड़ों का अपना अपना व्यक्तित्व है। परम पूज्य गुरु जी एक होते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। वो अपने बौद्धिक में बोलते थे कि पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के पुण्य से हमें भारत में जन्म मिला। उसमें पता नहीं कितने पूर्वजों का सुकृत काम आया। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य के नाते जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसी संदर्भ में वो कहते थे कि अरे भाई, भारत माता कोई केवल नारे का विषय नहीं है। भारत माता कोई भूभाग नहीं है। भारत माता जगत जननी है, महालक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। इसका कण कण पवित्र है। इसमें एक विशिष्ट दिव्यता है। विश्व गुरुत्व का स्वाभाविक स्थान इस भूमि का है। और कहीं भी जन्म कर आप और कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र भूभाग होगा भारत भूमि। ये परम पूज्य गुरु जी कहते थे तो लगता था कि प्रस्तुतिकरण अच्छा है, लेकिन वो भाव के स्तर पर नहीं, वस्तु स्थिति के स्तर पर कितना सही है, इस पर तो मन में शंका रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि देखिए, आल्प से एक पर्वत है, जर्मनी है, सब कुछ स्विट्जरलैंड है, सब जगह दिखता है ना। आल्प्स पर्वत में भव्यता है, लेकिन दिव्यता नहीं है। बाकी सब के लिए जन्मभूमि होगी, मातृभूमि, पितृभूमि होगी, कर्मभूमि भी होगी, लेकिन पुण्य भूमि नहीं है। भारत उन विशेषताओं से युक्त है। हिमालय, उसका व्यक्तित्व अलग है, विंध्य का अलग है, सतपुड़ा का और अलग है, मलय पर्वत अलग है, महेंद्र पर्वत अलग प्रकार का है, सह्याद्री अलग प्रकार का है, अरावली और एक प्रकार का है। उसके केवल भौतिक लक्षण नहीं है, उसके अभौतिक लक्षण भी हैं, जो साधक को अमरकंटक में अनुभव आएगा, वो ओंकारेश्वर में नहीं आएगा। जो हिमालय में आएगा अनुभव, वो शेष जगह पर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, जैसे नदियां हैं। एक ने मुझे कहा, संत थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखो, गंगा जी ज्ञान की नदी है,
जमुना जी प्रेम की नदी और युद्ध की नदी है। फिर कहा कि नर्मदा मैया वैराग्य की नदी है। फिर अभी सत्संग में एक और संत ने कहा कि देखो, जमुना जी भक्ति की है, गंगा जी कर्म की है, नर्मदा जी ज्ञान की है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, और इन सब की मिलाकर जो है उसको कहा जाता है तपस्या। ज्ञान, भक्ति, कर्म सब मिलाकर तपस्या। खैर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, वो अलग ही है बात। मेरा इतना ही कहना है, इसलिए भारत भूमि पर जगत धात्री होने के कारण जिम्मेदारी भी है और उसकी विशेषता भी। जैसे भारत, आपको सबको मालूम है, 200 साल पहले भी भौतिक दृष्टि से दुनिया का सबसे धनवान देश, समृद्ध देश, यहाँ का सबसे कमजोर आदमी, खेतीहीन मजदूर, लैंडलेस लेबरर, उसकी खाना खुराक यूरोप के किसान से बेहतर थी। ये भारत की स्थिति। तो ऐसे क्यों? बाद में कब क्या हुआ, थोड़ा आकलन कर लेना चाहिए। इसका रहस्य क्या है कि समृद्धि और संस्कृति दोनों स्तर पर भारत विश्व का अग्रणी, इसे विश्व गुरु भी, और इसकी समृद्धि औरों के काम आवे, स्वयं संचय केवल नहीं। इसके यहां से ज्ञान बांटने जाते हैं विद्वज्जन अपने शिष्यों को लेकर, अच्छे ग्रंथों को लेकर चीन की तरफ। रास्ते में तूफान, अब कुछ बोझ कम करे नाव का, तो कुछ ग्रंथ को डाल दे, क्या ये विचार आया। शिष्यों ने कहा नहीं गुरु महाराज, ऐसा नहीं करिए। कई शिष्य तुरंत कूद गए समुद्र में, प्राणांत कर लिया। अब तो नाव हल्की हो गई ना, तो पुस्तकों को रहने दीजिए। और उस नाव के साथ जब ज्ञान पहुंचा है, ज्ञानियों के साथ भी पहुंचा, तब चीन में उसके कारण बाद में कहावत ही चल निकली भारत के योगदान के बारे में कि इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो अगला जन्म भारत में होगा। ये भारत की विशेषता है। लेकिन इसके पीछे भी कारण क्या? तो मित्रों, वो कारण है अन्नपूर्णा जगतधात्री महालक्ष्मी का त्रिकोण। आपको मालूम ही है, यंत्र जब देवी का बनता है तो त्रिकोण होता है। इस त्रिकोण में भारत के संदर्भ में 3 सिरे हैं। एक पोल है घर की माता, दूसरा है गौ माता, तीसरा है धरती माता। भगवान ने भारत का ऐसा भूगोल रचा है कि इसमें हर सिरा शेष 2 का पोषण करता है। घर की माता गौ माता की सेवा करे, धरती माता की सेवा करे। तो गौ माता घर की माता को दूध दे और धरती माता को उसकी खुराक दे। धरती माता की खुराक वो है जो उपजा, निकला, होता हुआ फिर जमीन पर आया, वो हो गई खुराक। क्योंकि उस गोबर गोमूत्र को खुराक बनाता है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव की किरण के कारण वो गोबर गोमूत्र धरती माता के भोजन के रूप में परिणित हो जाता है, खाद के रूप में। इंग्लैंड में भी तो गौ माता होगी, तो वहां क्या होता होगा? तो इंग्लैंड में तो यहाँ 10.5 महीना सूरज रहता है, 1.5 महीना सूरज बादल की ओट या वर्षा ऋतु होती है। इंग्लैंड में 10.5 महीना बादल, बरसात या बर्फ रहती है, 1.5 महीना केवल सूरज दिखाई पड़ता है। इसलिए यहां पर आदमी कोई बाहर निपटने चला जाए सुबह,
तो वो मल 15 दिन में मिट्टी हो जाता है। इंग्लैंड में तो वो सूर्य का प्रकाश है नहीं, यहां पर सूर्य का प्रकाश होने के कारण 29 डिग्री सेल्सियस और ऊपर होने पर गोबर गैस बनती है। वहां तो संभव नहीं है, इसलिए वहां खेती नहीं होती, जो खेती बहुत कम है, मौसम अनुकूल नहीं है। यहां गेहूं उगाते हैं 110 दिन में पकेगा, वहां गेहूं उगाने जाइएगा 7 महीना लगेगा। इस भूगोल के कारण, ये प्रकृति बनाती है भूगोल, आदमी नहीं बनाता। तो उस भूगोल के कारण वहां खेती कम होती है, जो होती है वो घोड़ों घोड़ियों के मार्फत होती है। इसलिए आप वहां सुने होंगे एक शब्द है अंग्रेजी का हॉर्स पावर। भारत में गजबल कहा गया। भीम को 10,000 हाथियों का बल था। क्यों? यहां हाथी, वहां घोड़े, इसलिए हॉर्स पावर। तो जो भूगोल बनेगा उसके कारण भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन तद अनुसार सदियों में गढ़े जाएंगे। भारत में जब गौ माता का भोजन हुआ तो धरती माता संतुष्ट होकर घर की माता को अनाज और गौ माता को चारा। इसलिए यह त्रिकोण का हर ध्रुव शेष 2 का पोषण करता हुआ भारत में समृद्धि की पराकाष्ठा हुई। शांति और समृद्धि अगर रही तो स्वाभाविक तौर पर और प्रकार के काम होंगे, चाहे ज्ञान विज्ञान के होंगे, साधना अध्यात्म के होंगे, परिष्करण के होंगे, विश्व को कृण्वन्तो विश्वमाव्यम की बात चलेगी दिमाग में, वसुधैव कुटुंबकम ये आइडिया आएगा दिमाग में। ये सब भारत की विशेषता जो बनी है, उसके कारण प्रकृति भूगोल बनाती है, मनुष्य इतिहास रचता है। इसलिए इतिहास के अनुसार हजारों वर्ष भारत दुनिया भर को देता रहा। राति जो कहा गया उसमें से शब्द बना राष्ट्र, देने की क्षमता। तो पूरी दुनिया को दिया ही दिया। भारत जब जब समृद्ध हुआ, ज्यादा सुसंस्कृत हुआ, और जब ज्यादा सुसंस्कृत हुआ तो विश्व को बेहतर बनाने के काम में भारत के लोग लगे। पश्चिम जब जब समृद्ध हुआ तब तक अपसंस्कृति का शिकार हुआ, और तब तक विश्व में युद्ध हुए, हिंसा, विनाश और मृत्यु ही हुई। मित्रों, ये मैंने एक कथा सुनाई आपको, भारत के जन जीवन का इतिहास। उसी को संक्षेप में एक वाक्य, एक शब्द कहा जाता है, राम राज। ऐसा कुछ भी अच्छा हुआ भैया राम राज आ गए। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये भारत की विशेषता है। और जब ऐसा हुआ, चलता गया तो स्वाभाविक था यहाँ के लोग विदेश जाते, व्यापार करते, व्यापार किया, यहाँ तो सब कुछ होता है। भारत दुनिया का 2% लैंड मास है, क्षेत्रफल है 2%, लेकिन भारत में जैव विविधता का दुनिया का 16% भारत में है। 16% बायोडाइवर्सिटी का कस्टोडियन भारत है। इसलिए यहाँ सब होता था। अब विदेश जाए तो बेचे तो बेचे, लाए क्या वहां से? सब तो यहाँ होता है। इसलिए लाने लायक चीज थी जो यहाँ नहीं थी, वो सोना और चांदी। इसलिए सोना चांदी यहाँ लाए। फलतः वहां गलतफहमी हुई, ये लोग सोना चांदी खाते हैं क्या, क्योंकि खुराक क्या है। तब लगा कि अरे भारत तो विशेष है। विशेष है में पूरी दुनिया को सुख शांति आनंद का जीवन जीने का संदेश और इंतजाम भारत ने किया। इसके कारण लोगों के लालच बाद में आया होगा
लेकिन भारत में हम लोगों ने भी एक गलती की है। वो गलती की है कि जब समृद्धि ज्यादा होती है तो ज्यादा विवेक की आवश्यकता होती है। अभाव की स्थिति में क्षीणा नराः निष्करुणाः भवन्ति भुभुक्षितम् किम न करोति पापम कहा जाएगा। लेकिन जब अबंडेंस की स्थिति रहेगी, जब अति समृद्धि की स्थिति आएगी, तब अपना अभौतिक लक्ष्य बना रहे, ये सब ठीक रहा है, धरा पड़ा कुछ नहीं है, ये सब लकड़ी से लकड़ी तक का ही है कहानी, ये भान रहे, इसमें हम शहद की मक्खी के समान शहद में पंख न लिपट जाए, शहद में गिरी मक्खी। ये भारत ने ध्यान दिया कि अर्थ का कुछ प्रभाव तो हुआ, प्रभाव होने के कारण प्रमाद हुआ, प्रमाद के कारण यानी लापरवाही हुई, लापरवाही हुई तो जड़ता आई, जड़ता आई तो राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं थोड़ी जड़ हुई, तो समृद्धि तो रही, लेकिन दुनिया की गतिविधियों को समझना फिर भी बना रहा। 2000 साल पहले जब सिकंदर आया, उसके बचपन में ही जब वहां के पिता के साथ की बातचीत चली, दिग्विजय करना है, सर्वाधिक दिग्विजय, विश्व विजय करना है, ये जब बात चली तब चाणक्य को खबर लगी। पश्चिमी मुहाने पर चाणक्य बैठे थे तक्षशिला में, उन्होंने शिष्यों अध्यापकों को जुटाया, मुहिम छेड़ दी, खुद चले गए, और फिर उसमें जो हुआ हमको सबको मालूम है। तक सिकंदर अपने घर वापस नहीं जा सका, रास्ते में अलेक्जेंड्रिया में ही उसकी मौत हो गई। यौधेय गणराज्य की स्त्री योद्धा का विष बुझा तीर उसे लगा। 1000 साल तक फिर पलटकर वहां के लोगों ने भारत की तरफ टेढ़ी आंख कर देखने का साहस नहीं किया। लेकिन ये जो प्रमाद हुआ, इस प्रमाद के कारण लापरवाही, उस लापरवाही के कारण एक राष्ट्र के नाते प्रतिकार करने के लिए जो आवश्यक राष्ट्र की एकता, अखंडता, सार्वभौमता और राष्ट्र की पहचान के बारे में चेतना होनी चाहिए, उसमें कमी आई। उसमें कमी आने के कारण इसको कहते हैं स्मृति भ्रंश। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए वो जो एक आत्मविस्मृति हुई, हम सब मिलकर एक हैं, राजनैतिक दृष्टि से भी एक हैं, प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी एक हैं, सॉवरेनिटी की दृष्टि से भी हम एक हैं, केवल कल्चरली एक है ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली भी एक है, सोशली भी एक है, इकोनॉमिकली भी एक यूनिट के नाते फंक्शन कर सकते हैं। इस स्मृति में धुंधलापन आया। यही वो कारण था, चाहे मोहम्मद बिन कासिम रहा हो या बख्तियार खिलजी रहा हो, जब आया उधर से थोड़े ही तो सैनिक थे भैया, 10 राजाओं के सेना इकट्ठी आ जाती तो उनका क्या विसात था? नहीं, सब अपने अपने को ही एक एक आइडेंटिटी, एक एक इकाई मान रहे थे। उनका शत्रु मित्र विवेक आपस में काम कर रहा था। वयम पंचाधिकम शतम का मंत्र भूल गए थे वो। ये है स्मृति भ्रंश। इसके कारण आप देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी, बख्तियार खिलजी सब आते रहे, मोहम्मद बिन कासिम सब आते रहे। फिर मोहम्मद गोली के बाद स्थिर हो गए। फिर क्या बलबल, गयासुद्दीन बलबल है, तुगलक है, खिलजी है, कौन कौन है। उसी से जूझने के लिए जो और आवश्यक था, उसमें अपवाद स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। उन्होंने जरूर मराठा राज नहीं कहा, उनके मन मस्तिष्क में स्पष्ट था हिंदू पद बादशाही का, पूरे भारत को एक इकाई मानकर। आसे तो हिमाचल, हिमाचल की शाखा प्रशाखाओं से पूर्ण युक्त, दोनों तरफ के युक्त जो भूभाग हैं वो भारत है।
जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसके अंदर द्वीप समूह जितने हैं वो सब मिलाकर भारत है। इस चेतना में ढिलाई आई। ये अपने समाज भारत की कमजोरी रही है, इसको भी ध्यान देना होगा। ऐसे ही नहीं आ गए, वो आ गए इसलिए हम गड़बड़ हो गए, ऐसा नहीं है। हम गड़बड़ थे इसलिए वो आ सके, इसलिए उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा। बहुत देर में चेते यारों हम, और यही चेतना पूरे देश में फैली। इसी के आधार पर आप जान सकते हैं। उसमें एक और छोटी बात बताते हैं, एकदम अलग सी बात है मित्रों। दुनिया में भारत और चीन 2 ही सभ्यताएं ऐसी हैं जो 5000 साल से ज्यादा की आयु की है, शेष अधिकतम 2400 वर्ष की है। उसमें भी 400 साल से ज्यादा विदेशी हमला सहकर जिंदा अपनी पहचान को बनाए रख सका हो, ऐसे केवल 2 ही देश दुनिया में, भारत और चीन। उसमें भी भारत की सिफत है, विशेषता है दोस्तों, कि चीन तो अपने बचाव के लिए दीवार बनाकर बच गया। भारत ही था जो लगातार युद्ध भी करता रहा, और राम कृष्ण गंगा कावेरी नर्मदे सिंधु सबकी याद को अक्षुण्ण रहता हुआ उस याददाश्त का सातत्य, उस मेमोरी की कंटिन्यूटी बनाकर रख सका, वो संघर्ष करते हुए रख सका, वह केवल अपना देश भारत है। तो ये विशेषता होने के कारण चक्र घूमता है। हमारे देश की जीवनी शक्ति 1750 तक धीमी रही। 1750 के बाद फिर शुरू हो गया। 1835 स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म, देश के पुनर्जागरण के सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद तो लहर सी आ गई, लहर सी आ गई। तो आप 1900 से लेकर आप देखिए 1940 तक भी भगत सिंह उसी काल के हुए ना, सावरकर उसी काल में हुए, गांधी उसी काल में हुए, तिलक गोखले उसी काल में, लाला लाजपत राय उसी काल में हुए, उसी काल में मंगल पांडे। आप गौर करें सब कैसे कैसे लोग, लाल बाल पाल सब उसी समय में। भारत भूमि वीर प्रसविनी है जो कहा था परम पूज्य गुरु जी ने, उसका ये सब अर्थ है कि वो जो एक सिविलाइजेशनल असर्शन, सभ्यता मूलक आग्रह है भारत का, वो धीरे धीरे रंग ले रहा है, उसका रूप निखर कर आने वाला है आगे। ये जो सिविलाइजेशन मार्च है, इसके ग्रामर और इसको डायनेमिक्स को आप समझिए, और तब लगता है कि जो हो रहा है वो सब नियति का हिस्सा है मित्रों। 4 प्रकार के आंदोलनों में लोग थे ना, एक तो क्रांतिकारी थे, दूसरे सावरकर और सुभाष थे, तीसरे कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में था। ऐसे 3 तो सावरकर और सुभाष को अलग अलग करके देखेंगे तो 4 धाराएं थी। एक ही ने जन्म नहीं दिया था, सब स्वयं स्फूर्त थे। कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने सावरकर को सिखाया था, नहीं। तो ये भारत का जब हुआ है तो अंग्रेजों को जाने को विवश होना पड़ा। अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लग गया ये तो बड़ा कठिन है यहाँ जमे रहना, इसलिए वो जैसे तैसे अपना कपड़ा लत्ता लपेट कर भागे। अब उस समय भी आप देखेंगे, मैंने जो आपको स्मृति भ्रंश की बात कही थी, याददाश्त खोना, हम कौन थे। आजादी के आंदोलन में भी ऐसी 3 धाराएं थी। एक, ये मानने वाले पूर्ण स्मृति भ्रंश जिनका हो चुका, याददाश्त गुम हो चुकी, वो है जो जितना कट्टर वामपंथी वो उतना ही याददाश्त खोया। इसलिए उनको तो भारत एक राष्ट्र के बारे में न मालूम है न पसंद है। वो मानते हैं कि भारत 17 राष्ट्रीयताएं रखता है,
इसलिए जब संविधान सभा 1946 में बनने की बात आई तो वामपंथियों ने तो कहा था कि 17 संविधान सभा भारत में ही बननी चाहिए अंग्रेजों को छोड़ने जाने के बाद। माना नहीं गया उनकी बात, लेकिन वो एक धारा थी मित्रों जो सशक्त थी। आजादी मिलने के बाद और थोड़ी सशक्त ही हुई। दूसरी धारा जो आधे स्मृति भ्रंश, आदि याददाश्त है भी नहीं भी, पता नहीं चलेगा, कभी है लगेगा, कभी लगेगा कि नहीं है इनको। वो ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत एक नया राष्ट्र है, उगा है अभी 15 अगस्त 1947 को। इसलिए इन दोनों धाराओं के मन में क्या, अरे हम लोग वैसे पिटे पिटाए लोग हैं, अरे कुछ भीख मांगकर खा लिया जाए, किसी के पीछे लग जाए, मंदिर के सामने दूर तक पीछा करते हैं लोग कि हमको दे दीजिए कुछ, वैसा ही कुछ हम भी दुनिया के आगे कटोरी लेकर के मांगे। इस लाइन की होड़ में लगे हुए ताकतें, लेकिन सत्तासीन वही हुए थे। उसमें दूसरी धारा के लोग सत्तासीन हुए, पहली धारा के लोग ढोलक झाल करताल भी उनके साथ बजाते रहे। तीसरी धारा थी जो क्षीण सी थी, जो आजादी के आंदोलन की मूल धारा थी कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है, और हमसे पूछे तो हिंदू राष्ट्र है। ये एक धारा। फिर इसका अतीत गौरवमय है, इसका वर्तमान चिंताजनक है, भविष्य हमको और सुनहरा गढ़ना है जैसा कभी नहीं हुआ हो। यह संकल्प तीसरी धारा हुई, जिसके रहनुमा कह सकते हैं डॉक्टर हेडगेवार। ऐसे और भी लोग। इसके कारण तीसरी धारा, इसका फिर आप भौतिक लक्षण देखिए। 1950 से 1980 सोशलिज्म, समाजवाद वही धुरी थी ना देश की मुख्य धारा। जो ज्यादा चिल्लाएगा समाजवाद, वो ज्यादा मुख्य धारा में माना जाएगा। कुछ तो लोग वैदिक समाजवाद कहने लगे, कुछ लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहने लगे, कुछ लोग हिंदू समाजवाद कहने लगे। वो 80 तक धारा चली, सभ्यता मूलक विमर्श के खिलाफ थी वो। इसलिए वो क्षीण होती ही नियति है। दूसरी धारा और पहली धारा में थोड़ा मेल बैठ गया 1980 के बाद। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से पहली धारा हावी और दूसरी धारा विदेशी पूंजी को निमंत्रित करने लगी। 1980 से 2010, फिर 30 साल सेक्युलरिज्म उनको जोड़ने की गोंद का काम करता रहा। और सेक्युलरिज्म जितना जो चिल्लाएगा वो देश की मुख्य धारा में उतना ही माना जाता। लेकिन वक्त और बदला, सभ्यता मूलक विमर्श ने और आग्रह से अपने को हावी बनाया। फलतः 2010 के बाद भारत अपने राष्ट्रवाद की बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये अवसर सामने आया। इतना हम अगर समझते हैं मित्रों, तो एक और बात समझने की जरूरत है। ये तो मैंने भारत की बात बताया ना, दुनिया भर में भारी उपद्रव की संभावना और स्थितियां पैदा कर दी है दो लोगों ने। एक 1492 कोलंबस, जिसने भारत खोजने की जगह पर अमेरिका खोज लिया, उसने डाली है नींव उपनिवेशवाद की। और दूसरा यूरोप में भारी आंदोलन हुआ वहां के पोप आदि के खिलाफ, तो वो बना प्रोटेस्टेंटिज्म। ये दो विशेष बातें दुनिया में जो घटी हैं वो सब 1480 से लेकर 1500 तक के बीच घटी है। 1492, 1498 इसे, इसका दुनिया पर बहुत प्रभाव हुआ, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म का कहना था कि सृष्टि सारी जो है वो तो मनुष्य के आनंद के लिए बनाई गई है, इसलिए इनका क्या होता है नहीं होता है इसको हम क्या चिंता करें। मनुष्य को सुख मिलता है ना, तो मनुष्य को जिस किसी तरह से सुख मिले हमें वो स्वीकार है। प्रकृति का विध्वंस होता है तो हो, हम तो मनुष्य रास्ता निकाल लेंगे। मैन इज कॉन्करर ऑफ यूनिवर्स, कॉन्करर ऑफ नेचर।
मनुष्य प्रकृति का हिस्सा नहीं, प्रकृति का विजेता है, प्रकृति तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए रची गई है, ये सोचने वाले प्रोटेस्टेंट। अब उनको और कोलंबस के उपनिवेशवाद को जोड़िए तो नतीजा आएगा एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, जहां जहां जाना मारकर लोगों को खत्म करना। अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में 9 करोड़ लोगों का कत्लेआम करने का इन गोरे यूरोपियंस पर ही अपराध जब कभी होगा तब लगेगा। इनकी पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा आगे। ये मित्रों हुआ है और इसके कारण होते हुए सब कुछ क्यों? हाँ, सबका यही लगा के रखेंगे, हम तो सबके विकास की चिंता करेंगे। रास्ता यही है, प्रकृति के विचार करने से नहीं चलेगा। ऐसा चला, उस उपनिवेशवाद के कारण 2 विश्व युद्ध हो गए दुनिया में। लेकिन छोड़िए, इतना तो समझे भैया, उसका बैंक बैलेंस, उसका बैलेंस शीट क्या हुआ, क्या खोया क्या पाया हमने, तब समझ में आएगा। आज से 20 साल पहले का ले लीजिए, 20 साल पहले दुनिया में $1 से कम में जिंदगी जीने वाले मजबूर लोग 65 करोड़ थे, 600 करोड़ आबादी थी। आज 25 साल बाद उसी बाजारवाद के प्रयोग से, उन्हीं अर्थनीतियों का अनुकरण करते हुए पूरी दुनिया में 700 करोड़ आबादी में से जस्ट दुगुना, पिछली बार 65 करोड़, अभी 135 करोड़ लोग $1.25 रोज से कम में जीने को मजबूर हैं। जितना तनाव बढ़ा है पिछले 20 वर्षों में, जितना प्रकृति विध्वंस हुआ है 20 वर्षों में, सारी दुनिया में जिस तरह के जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के तनाव बढ़े हैं, ये सब गवाही देते हैं कि जो रास्ता लिया था उसमें कहीं खोट है। इसलिए वो जो खोट है उसमें विकास की परिभाषा गलत कर दी। केवल मनुष्य का विकास, सब कीमत अदा करें इसी पर। दूसरा, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ केवल भौतिक विकास माना गया। साधनों के लिए, सुविधाओं के कारण अमीर माने जाएंगे, लेकिन बगल के घर के दुख दर्द को बांटने की इच्छा भी नहीं रखेंगे कि कौन सा बड़प्पन हुआ, कौन सी अमीरी हुई। बाहर की अमीरी बढ़ी, अंदर की गरीबी उसी मात्रा में तो बढ़ी। ईर्ष्या, द्वेष, यही तो बढ़े, तनाव ही तो बढ़ा देशों के बीच। मतलब कहीं गलत है, तो विकास की परिभाषा गलत है। बिना संस्कृति के समृद्धि की साधना रावण राज्य की ओर ले जाती है। रावण ने भी तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी, सारे ग्रह उसने अपने अधीन ही तो कर डाले थे, शनि महाराज को उल्टा लटका दिया था, कोई जीवन मूल्य बचे नहीं थे, मैं ही हूं सब कुछ, यही तो था। मित्रों, भारत राम राज्य का उपासक है। वो जो हुआ 500 साल पहले से जो धारा चली, उसी की धारा में पहले उपनिवेशवाद, उसके बाद हथियारवाद, उसके बाद सरकारवाद, उसके बाद बाजारवाद। आज बाजारवाद के समय में दुनिया को क्या गेन हुआ नहीं हुआ, ये मैंने आपके सामने रखा। भारत और भारत ही है जो उसको उल्टी दिशा में चक्र को घुमा सकने की क्षमता रखता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत में जो कहा गया है वो उसी संदेश की अभिव्यक्ति है कि भारत को दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना अलग रास्ता चुनना होगा। अन्यों की नकल करने से काम नहीं चलेगा। विधाता ने हमको अलग प्रश्न पत्र दिया है, उसको अपनी प्रतिभा से समाधान हल निकालना पड़ेगा। दूसरों की नकल से हमारे प्रश्न पत्रों का जवाब उनके नकल करने से हो नहीं पाएगा। ये संदेश है आत्मनिर्भर भारत का। और जब अगर ये संदेश है मित्रों, तो भारी गहराई से सोचकर करने की जरूरत है कि 500 साल से उपनिवेशवाद, हथियारवाद, सरकारवाद, बाजारवाद, सब विचारधाराओं को देख लिया गया, उससे बात बनी नहीं है। तो विकास की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट विकास की परिभाषा नहीं हो सकती। विकास की परिभाषा केवल रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, पेयजल, ऊर्जा नहीं हो सकता।
उसका मानसिक विकास हुआ या नहीं, बौद्धिक विकास हुआ या नहीं, नैतिक विकास हुआ या नहीं, आध्यात्मिक विकास हुआ या नहीं, सब मिलाकर विकास का नंबर दिया जाएगा, किसको कितना नंबर है। हमें बहुत बड़ी रावणी संपदा भी नहीं चाहिए, वो विकास का पैमाना नहीं है। हमको सुदामा का दारिद्र्य भी नहीं चाहिए, वो आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श तो शिव ही होंगे जो सब कुछ होने के बाद भी कबूतर की प्राण रक्षा के लिए खुद तराजू के पलड़े पर बैठने को तैयार हो जाते हैं। जब खुद शेर के मुंह में सिर देने को तैयार दिलीप अपने को प्रस्तुत कर देते हैं गाय की रक्षा के नाम पर। जब द्वार पर आए भिक्षुक समुदाय को आखिरी अपने परिवार के लिए बचा कर रखा गया अकाल में भोजन का ग्रास देने में संकोच नहीं करते हैं। विकास तो वो हुआ कि देवताओं के कहने पर वृत्रासुर को मारने के लिए दधीची बैठ जाते हैं गौ के सामने, हड्डियां खाली कर दे, सारे शरीर को चाट चाट कर केवल हड्डी बना दिया था, उसी का वज्र बना था और मानवता की तब भी रक्षा हुई थी। आज भी भारत की वही कर्तव्य की धारा आगे हम सबको भी चुनौती देती है, हम सबका आह्वान करती है। इसलिए विकास की परिभाषा मानव केंद्रित न होकर प्रकृति केंद्रित विकास, इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, जमीन जल जंगल जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन और तद अनुसार जीविका ठीक करने का रास्ता है प्रकृति केंद्रित विकास। इसमें विकास का क ख ग होगा। हर बच्चे को रोज आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मिले। ये मिलता है तब विकास की वर्णमाला का क ख ग लिखा गया ऐसा माना जाएगा। गरीबी बांट लेने की उदारता विकास का तरीका है, रास्ता है। ये होकर इसी अनुसार धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता आगे बढ़े, ये अब युग की पुकार है। हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने संदेश दिया है कोरोना के माध्यम से, प्रकृति ने संदेश दिया है ग्लेशियर के द्वारा जो अभी हुआ विध्वंस उत्तराखंड में, चेतावनी दे रहा है। पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि 2030 तक आपने अपने देश की जमीन जल जंगल जानवर की चिंता अगर नहीं की तो स्थितियां काबू से बाहर हो जाएंगी, आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है जमीन की, जल की, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी तब तो विकास, उर्वरा शक्ति घटी तो हुआ विकार या विनाश, जलस्तर घटा तो हुआ विनाश, जलस्तर ठीक रहा तब हुआ विकास। उसी प्रकार वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर 33% हुआ तब विकास, 8% रहा तो विनाश। 200 साल पहले एक आदमी पर 10 गौएं थी, गोवंश। अंग्रेज जब गए एक आदमी पर एक गोवंश छोड़ गए। आज भारत में 7 मनुष्यों पर एक गोवंश बचा है। तो मनुष्य और मवेशी का अनुपात मवेशी के पक्ष में जाए तब तो हुआ विकास। जल वायु प्रकाश ठीक हुआ तो विकास। हमको, मैं अध्ययन अवकाश में था तो राजरप्पा गया था, रांची के पास छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है, वहां पर दर्शन करके बाहर आ रहा था तो एक संत थे, टाट में ही थे, बोरा पहने हुए थे, जोर से चिल्लाए, हे गोविंद इधर आओ। नया पास, महाराज बताइए। अरे तुम बहुत प्रकृति वगैरह बोलते रहते हो, मालूम भी है कुछ? नहीं महाराज आप बताइए। उनका कि देखो, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उसके स्वभाव में स्थित करना, यही प्रकृति केंद्रित विकास है। तो उसमें से हम इतना समझे कि प्रकृति का संपोषण ही विकास का सही रास्ता है। और इसके साथ साथ जब परिवार की बात हमने शुरू में ही कही थी, भारत चलता है परिवार से, देश चलता है परिवारवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पर। पश्चिम चल रहा है बाजारवाद पर। ये जीवन शैली की लड़ाई है। भारतीय जीवन शैली
पारिवारिकता के आधार पर, पाश्चात्य जीवन शैली, बाजार के आधार पर वो कसमसा रहे हैं। हमारा दायित्व है हम पहले थोड़ा ठीक हो लें। हम थोड़े अगर ठीक हो जाएं तो उनके हमारी तरफ आते देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि परेशान है वो लोग। अभी भी आपने पढ़ा होगा ग्लेशियर के बारे में, जो गिर गया उसके पीछे कारण था कि यूरोप से आने वाली हवाएं धूल में कार्बन कण लेकर आई। वो कार्बन कण ही चिपकते चले गए ग्लेशियर की सतह पर, इसलिए धूप जब आई तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया। सफेद में रिफ्लेक्शन होता है, काले में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन लेकर नीचे का पानी, बर्फ पानी होता चला गया, फलता फिसल कर नीचे आ गया। ऐसे 127 ग्लेशियर हैं अभी उसी गढ़वाल प्रमंडल में। इसलिए ये बातें ध्यान रखकर मित्रों, इस प्रकृति केंद्रित विकास की धारा को मजबूत बनाना है। उससे मेरा निवेदन अंत में एक है कि समाज आगे, सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। सरकार की ओर बहुत उम्मीद रखने, उसके पीछे पड़ने, उसकी आलोचनाएं करने, झगड़ा करने, इससे बात नहीं हल होने वाली है। अगली पीढ़ी को ध्यान रखें, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें। समाज के नाते हम जमीन, जल, जंगल, जानवर के बारे में क्या कर सकते हैं, नर्मदा मैया के ही संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ध्यान रखिएगा। समाज में बदलाव उतना ही आएगा जितना हम बदलाव चाहने वाले लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। नारों से, प्रदर्शनों से, या मैं कहूँ ये सत्ता परिवर्तनों से भी बहुत कुछ बदलना नहीं है। हम आगे बढ़ें, साथ में औरों को ले चलें, औरों को साथ ले चलने में अपना अहंकार आड़े न आवे। सबको स्थान, सबसे सम्मान, अपने प्रति अभिमान, औरों का सम्मान। हम ही सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। और लोगों से भी चुग लेने की, बिन लेने की कोशिश। माँ नर्मदा हम सबको इस दिशा में प्रवृत्त करे, इसके लिए उन्हीं से प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अभी आपके सम्मुख आदरणीय गोविंदाचार्य जी का उद्बोधन हुआ और सभी ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय गोविंदाचार्य जी की नर्मदा यात्रा अमरकंटक से 20 तारीख को प्रारंभ हुई, लेकिन उसके पहले 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर माननीय गोविंदाचार्य जी की एक पुस्तिका का लोकार्पण हुआ और अपने भाषण में आदरणीय गोविंदाचार्य जी ने राम राज्य का उल्लेख किया। तो उनकी पुस्तक का भी नाम है स्वराज्य से राम राज्य की ओर। मैं सिर्फ उस पुस्तक के पृष्ठ पर जो 4 लाइनें लिखी हैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। 1947 में मिली स्वतंत्रता के पश्चात उस दिशा में देश कुछ कदम बढ़ा है, पर अनेक कदम आगे बढ़ना रह भी गया है। स्वतंत्रता के बाद ऐसे कौन से कार्यों की चर्चा हुई जो सहजता या कुछ पुरुषार्थ से हो सकते थे पर अभी तक नहीं हो पाए हैं। इस पर जब विचार किया तो निम्न 20 कार्य हमारे मन मस्तिष्क में उभरे। उन्हें उस पुस्तक में आपके सम्मुख रखा है। उसी को हमने स्वराज्य से राम राज्य की ओर कहा है। राम राज्य केवल इतने कार्यों से भारत में अवतरित नहीं हो जाएगा, पर राम राज्य की दिशा में हम निश्चित रूप से काफी आगे बढ़ चुके होंगे। जिस भी सहयोगी को एक पुस्तक चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर है 810। मैं आपको ये पुस्तक भेज भी सकता हूँ और व्हाट्सएप पर PDF भी भेज सकता हूँ।
तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8108176743। मैं फिर से दोहराता हूँ 8108176743। सुरेंद्र सिंह बिष्ट, धन्यवाद जी। संदीप सिंगौर बमनी मंडला से। वैसे प्रश्न है, पर्यावरण में विविधता वाले पेड़ कट रहे हैं लेकिन सरकार केवल सागौन के जंगल लगवा रही है, ऐसा क्यों? या आप ही ने बताया है अभी कि सागौन के वृक्ष लग रहे हैं, इसलिए इसी में वो सवाल का जवाब होता है ऐसा क्यों हुआ। मैं इतना जरूर समझ पाया हूँ रास्ते में आते समय कि वृक्षों को और संभालने की जरूरत है और स्थानिक जलवायु के अनुकूल वृक्ष लगने चाहिए। रास्ते में कुछ पॉपुलर वगैरह भी देखता है और जो आप कह रहे हैं इसको मैं मोटे तौर पर सच मान लेता हूँ। और ये जानकारी हमारी यात्रा पूरी होने के बाद जो हमारे साथी विवरण लिख रहे हैं उसमें इस बात को भी शामिल करेंगे और इसमें से वो बिंदु निकालेंगे जो सरकार की ओर से ही हो सकते हैं और समाज की ओर से ही हो सकते हैं। ऐसे कौन से बिंदु हैं छांट कर मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का सुनने के कारण कर्तव्य मानता हूं, उतना मैं जरूर करूंगा। वैसे ये नाम नहीं लिखा है, ये प्रश्न कर रहे हैं कि वर्तमान परिवेश में भव्यता और दिव्यता के बीच का अंतर कब खत्म होगा? देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं। हमने जागतिक विश्व के संदर्भ में ये बात कही है, भारत में जो दिव्यता की स्थिति है वो विधाता प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त है। और प्रकृति भी तो एक परिवार है ना, उसमें अलग अलग स्वभाव के लोग रहेंगे और सबको मिला जुला कर चलना ही तो धर्म बनता है अपना। भारत अभी तक वो सब निभाते आया है, आगे भी वही सब चलेगा। तो इसमें इतना जरूर होगा कि पाशवी वृत्ति कम हो जाए, संयम की वृत्ति आगे बढ़े। तो उपभोग की संस्कृति नहीं, संयम की संस्कृति, इसका संदेश और इंतजाम भारत करा सकता है तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी। केवल भारत के लिए नहीं, सबके लिए हो जाएगी। तो भारत का वो दायित्व है जिसको मैं मानता हूँ कि गति आ रही है और 20 साल किसी प्रकार जुट कर मेहनत किया जाए तो आंखों के सामने ही दृश्य दिखाई पड़ सकता है। वैसे पूछना चाहते हैं, आपकी पर्यावरण को लेकर चिंता स्वाभाविक है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हमारा जीवन कितना स्वार्थ प्रेरित नहीं हो रहा है? समाज को या पर्यावरण ऐसे अनेक मुद्दों पर काम करने के पहले हमें यह जवाब देना होगा कि इससे क्या होगा। इससे जिंदगी बचेगी, मनुष्य और बाकी भी सुखी होंगे थोड़ा। और सुखी होने में सबसे पहली जरूरत सबको मालूम है, पहला सुख निरोगी काया। आज सबसे बड़ा हमला तो शरीर की ही बीमारियों के रूप में होने लगा है। अब तो ये बात विवाद का विषय नहीं है, अब तो सब लोग मानने लगे हैं कि जिंदगी के जीने के तरीके के कारण बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ी है। उससे अगर बचना है तो जीवन शैली में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अब सूर्य पहले उग करके तेज हो जाए, हम ना उठें तो सूर्य की सुबह की रोशनी का जो फल मिलना है शरीर पर विटामिन के रूप में और भी चीज़ों के रूप में, वो नहीं मिलेगा। आप ट्यूबलाइट में जिएंगे ही तो बात नहीं बनेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों को भी करने के लिए
पिता माता को खुद भी थोड़ा करना पड़ेगा। यही सब करने का विषय है आगे, इसको हम परिवार प्रबोधन कहते हैं। घर की माता इस विषय में अधिक जागरूक हो जाए, थोड़ा आगे करे। पैसा कमाना आवश्यक है, उचित भी है, ठीक है, लेकिन कितना और किस कीमत पर, इसका भी भान हो जाना जरूरी है। नहीं तो जिस सुख के लिए पैसा कमाया वो सुख भोगने की स्थिति शरीर मन की परिवार की रहेगी ना, तो उतना कमाने का क्या फायदा हुआ। इसे टोटल मिला जुला कर बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा। इसमें मटीरियलिस्ट और नॉन मटीरियलिस्ट वैल्यूज का ठीक बैलेंस बना रहे। मुझे शास्त्रों का तो बहुत मालूम नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस के नाते से मैं कह सकता हूँ, भैया हम परिक्रमा तब कहते जब हम पैदल निकले होते और 7-8 महीना का समय लगाकर सारे नर्मदा परिक्रमा के विधि निषेधों का पालन करके हम पूरा करते, तब हम कहते कि नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे हैं। भैया मुझ में वो हिम्मत नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा बोलूं, ये मेरी औकात नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि नर्मदा यात्रा। फिर उसमें आगे जुड़ा भैया काश्याम मरणान्मुक्ति, और माँ नर्मदा में तो दर्शनान्मुक्ति ही है। इसलिए यहाँ तो स्नान मध्यम जलपान की भी बात नहीं है, दर्शन होना चाहिए, और मेरी कोशिश वही है। तो मैंने इसको नर्मदा दर्शन यात्रा कहा है। बाकी लोग जो सुनते हैं शॉर्ट टर्म में, लोग अचानक नर्मदा यात्रा, नर्मदा और कुछ भी बोल पड़ते हैं, नर्मदा परिक्रमा बोल पड़ते हैं। भैया परिक्रमा बहुत बड़ी चीज़ है, हम उसके अभी लायक नहीं हैं, हम वो नाम ओढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, इतना ही हम कह सकते हैं। निशा जी की भावना को मैं समझ रहा हूँ और उनका अत्यंत भावना का मैं आदर करता हूँ, लेकिन निशा जी के सवाल ने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। मैं इतना जानता हूँ, केवल भावना की उत्कटता अगर रही तो मनुष्य शहीद हो सकता है, विजयी होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर विजयी होना है तो परिश्रम, कौशल, धीरज का भी समावेश अपने नियत में होना जरूरी है। भावना की उत्कटता के साथ साथ परिश्रम, कुशलता और धीरज जरूरी है, क्योंकि छोटी घरेलू समस्या होती 10 लोगों के बीच की, तो उसका समाधान शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, शॉर्ट स्केल में हो जाएगा। तो स्केल महत्वपूर्ण है। ये जो समस्या है इसका राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय सब पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय का छोड़ दें तो जब होगा तब निपट लिया जाएगा, वो तो अपनी इच्छा शक्ति पर है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अभी तक संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का कानून लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे कहने से तो नहीं होगा ना। केवल हमारे कहने या सोचने से होने वाली चीज नहीं है, उसके पहले बहुत सी व्यवस्थाएं करना आवश्यक है। नहीं तो आपने बुंदेलखंड में अन्ना गाय की समस्या देखी, उत्तर प्रदेश में मैं किसानों को देख रहा हूँ कि गायों से, गोबर से इतने नाराज हो गए हैं कि उनका खेत खा रहे हैं। तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, हम गाय को कैसे पालेंगे, ये उनके सवाल हैं, जो सवाल भी ठीक है। आप हर व्यक्ति से राजा दिलीप की शहादत नहीं आप अपेक्षा कर सकते। औसत नैतिक स्तर का आदमी चाहे अगर तो ठीक चल सके राह पर, इसके लिए आवश्यक इंतजाम भी तो जरूरी है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि 2016 तक में बहुत प्रयत्न करके, बहुत पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। आपको किसी को मालूम होगा, पथमेड़ा कामधेनु गौशाला, स्वामी दत्त शरणानंद जी केवल गोदुग्ध पीते हैं।
तो स्वामी दत्त शरणानंद जी की अगुवाई में हम लोगों ने काम किया, उसका भी परिणाम हुआ है कानून बनने में। कई प्रांतों में कानून थोड़े कड़े किए हैं, फिर कड़े जहाँ जहाँ किए हैं वहाँ किसानों के सामने समस्या आई है। इसके लिए हम लोगों ने पहले से, आपकी जानकारी के लिए कभी आप इंटरनेट से देख लेंगे, सुरेंद्र बिष्ट जी से पूछ भी लेंगे, गौ माता की ओर से निर्देश पत्र बनाया गया था, जिसमें हर पंचायत में गौ सदन, हर जिले में एक वेटरनरी चिकित्सालय और कॉलेज, उसी प्रकार कई विषय उसमें निकाले हुए हैं। उसको अभी लाभदायी गौ पालन की दिशा में मोड़ना है, ये नहीं किया और आपने कानून कड़े कर दिए, तो जो अपनी बिटिया निशा आज सामना कर रही है, तो धमकियां मिल रही हैं उसको, ये सब होता है। इसलिए इसमें से कुशलता से, धीरज से रास्ता निकालना यही सही तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं। जरूरी नहीं है कि लोग हमसे सहमत हों। यहां तक बात पहुंची है कम से कम, और अभी मेहनत करना पड़ेगा, पूरक व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। और गौशाला की बात अभी कही, उन्होंने भी कही, भैया समाज और सरकार किसी भी विषय के बारे में पक्षी के दो पंख के समान है, सरकार और समाज। सरकार कानून बना दे और समाज ढिलाई रखे तो कानून पालन ही नहीं होगा। समाज भी कसावट में रहे, कानून भी बने, मेल के साथ चले, तब कुछ समय में परिणाम आएंगे, तो भी 90% आएंगे। 10% तो फिर भी चले गए, 90% तो हो, 10% हो और 90% नहीं हो, इसकी जगह पर 90% हो, 10% नहीं हो, वो क्षण में माना जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है, अभी भी कह रहा हूँ मैं फिर, कि फुर्सत से निशा बिटिया को चाहिए कि हमारे सुरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ समय निकाल करके बैठे, समझे क्या करना है, क्या किया जा सकता है और किसको क्या करना है। मुझे इतना ही कहना है, अभी बाद में फुर्सत से बात होगी। हमारे बीच में बड़े युवा परिक्रमावासी जिनने सपत्निक पैदल परिक्रमा की है, वैसा हमारे यहाँ से अभिनव चौरसिया जी जो हैं, वे आकर के आपका सम्मान करना चाहते हैं। इन्होंने पैदल परिक्रमा की है सपत्निक अपने अभी जी। विनय जी भी साथ में थे इनके, विनय तिवारी जी ने, और इन्होंने साथ में परिक्रमा की है, तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये जनपद में उपाध्यक्ष भी हैं। इसके उपरांत हमारे बीच नैनपुर से पधारे हुए हैं चरण सिंह राजपूत जी, जो लेफ्टिनेंट का काम करते हैं। वे भी यहाँ भाई साहब का स्वागत करना चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और यहाँ भाई साहब का स्वागत करें। मंच खाली हो जाए, उसके बाद ऊपर आ जाए। और सतीश जी प्रजापति, ये भी नैनपुर से आए हुए हैं, ये माटी कला में काम करते हैं, ये भी भाई साहब का स्वागत करना चाहते हैं। तो मंच खाली होने के उपरांत ये भी आकर भाई साहब का स्वागत करें। इसके उपरांत मैं अभिनव सिहारे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और यहाँ अपना आभार व्यक्त करें। श्री अभिनव सिहारे जी, मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगा आदरणीय ज्योति जी से कि वे आकर अपने अध्यक्ष उद्बोधन दें। आदरणीय ज्योति जी। परम आदरणीय आचार्य जी, मंचासीन हमारे श्रद्धेय सभी महान भाव, सामने बैठे नगर के महत्वपूर्ण भक्तगण,
ये हमारा सौभाग्य है कि आज दक्षिण भारत से एक ऋषि हमारे नगर में पहुंचे। उनका जीवन एक ऋषिवत है। 4वीं-5वीं शताब्दी में एक ऋषि दक्षिण भारत से आए थे, जिन्हें लोग शंकराचार्य जी कहते हैं। उसके बाद अभी मेरी श्रद्धेय जी से चर्चा हो रही थी, मैं हमने कहा आपने उसकी पुनरावृत्ति की है। निश्चित रूप से इस स्थान पर सम्मानित होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये परशुराम जी की जन्मभूमि वाला क्षेत्र है, ये सहस्त्रार्जुन की जन्मभूमि वाला क्षेत्र है। आप जहाँ बैठे हुए हैं मात्र तीर्थ है, संगमेश्वर तीर्थ है। इससे एक फरलांग आगे पौमारेश्वर तीर्थ है, उसके आगे मंगलेश्वर तीर्थ है, सामने आप देख रहे हैं पौरेश्वर तीर्थ है, उसके दाएं देखिए करोड़ी तीर्थ है, सत्र तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की। इस तपोभूमि का सम्मान बहुत मायने रखता है और निश्चित रूप से जो कुछ उनकी और अभिलाषाएं विशेष हैं वो भी निश्चित पूरी होंगी मानवता की कृपा से। उनका एक शब्द मैं सोचते ही रह गया, आश्चर्यचकित हूँ। उनने कहा नर्मदा ज्ञान की देवी है। पता नहीं क्यों उनके मुंह से ये शब्द यहाँ पर निकला। ज्ञान की देवी नर्मदा मंडला को 3 ओर से माला पहना रही है। तो क्या वास्तव में ये ज्ञान का क्षेत्र है? तो महर्षि जी देखा जाए तो आज ही यहाँ आए हैं, उन्हें यहाँ की जानकारी नहीं होगी, किंतु उनके मुंह से ऐसा कैसे निकल गया? ये भूमि जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान के मिश्र जैसे महाकवि हुए, जिनने राजेंद्र विलास महाकाव्य लिखा, जिनने भुवन भूषण महाकाव्य लिखा। यहाँ वीर विक्रमशाही वाजपेयी जैसे महाकवि हुए, जिनने सुदामा चरित जैसा महाकाव्य लिखा, प्रेम दीपिका जैसा विशालकाय काव्य ग्रंथ लिखा। ये वो भूमि है जहाँ पर देवी दीन ब्रह्म भट्ट ने रामचरित्र रामायण लिखा, जहाँ रूपनाथ झा ने राम विजय काव्यम महाकाव्य संस्कृत में लिखा, जहाँ गोरेलाल जी ने सौमित्र महाकाव्य लिखा। एक जिले से 6-6 महाकाव्य लिखने वाले महाकवियों का ये क्षेत्र निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि नर्मदा जी ज्ञान की देवी है। और ये सारी चीजें बिना जाने हुए ही उनके मुंह से जो निकला, मुझे आश्चर्य है। वास्तव में नई पीढ़ी को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, हमें जो समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और यथासंभव सभी जन हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके बताए मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं अभिनव सिहारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और यहाँ आभार व्यक्त करें। श्री अभिनव सिहारी जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रेरणा स्रोत प्रख्यात चिंतक एवं विचारक माननीय गोविंदाचार्य जी एवं उनके साथ आए उनकी समस्त टीम जो नर्मदा यात्रा पर निकली है, इस अध्ययन यात्रा पे उनके साथ प्रवास पर है, आए हुए सभी बसवराज पाटिल जी, वासुदेवाचार्य जी और आए हुए सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके इस आयोजन में उन्होंने अपने विचार रखे और आए हुए सभी जिले से आए हुए सभी अतिथियों का, मंचासीन अतिथियों का सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
शत शत प्रणाम मां तुझे। रुद्र कन्या मोक्षदायिनी रेवा कल 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 कल, सामवेद की पावन धारा चल 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 चल, कल 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 चल 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 चल। माँ को शीश झुकाना है, चलो चलो आंचल की शरण में जाना है। चलो चलो माँ को शीश झुकाना है, चलो चलो आंचल की शरण में जाना है। चलो चलो नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शत शत प्रणाम माँ तुझे, शत शत प्रणाम माँ तुझे। जिस भूमि को तेरा स्पर्श मिला, वहाँ जाग उठा नवजीवन। जिस मन के तट से गुजरी तू, बस धन्य हो गया वो मन। ओ तूने सांसें दी और सरगम दी, तूने प्राण दिए और धड़कन दी। ये शाश्वत प्रेम निभाना है। चलो चलो माँ को शीश झुकाना है। चलो चलो इस माटी की नस नस में है एक गीत तेरी ममता का, इस धरती के अंतस में है तेरी निश्चल शीतलता। युग युग से प्यार लुटाती है, देती है बस देती जाती है। अब नतमस्तक हो जाना है। चलो चलो माँ को शीश झुकाना है। चलो चलो तट पर वृक्ष लगाना है। चलो चलो नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शत शत प्रणाम माँ तुझे, शत शत प्रणाम माँ तुझे। शत शत प्रणाम मां तुझे।